किसान भाइयों नमस्कार। आज हम छिंदवाड़ा ज़िले में हैं और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पैदा होने वाली मक्का की फसल पर जिला छिंदवाड़ा के उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि मक्का की फसल यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई, क्या बदलाव आए और आज की स्थिति में मक्का की फसल, उसका उत्पादन और किसानों को होने वाले लाभ की स्थिति क्या है। इस कार्यक्रम में आपका जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मक्का की फसल में जो ये क्रांतिकारी बदलाव आया, तो पहले की स्थिति क्या थी और फिर ये बदलाव आया कैसे। छिंदवाड़ा ज़िले में, ये छिंदवाड़ा ज़िला प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध ज़िला है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है, मिट्टी है, वो उसके हिसाब से ज़िला मक्का फसल के लिए बहुत उपयुक्त रहा है पहले से ही। पहले क्या हुआ कि इस फसल में मक्का के साथ साथ दूसरी फसलें सोयाबीन और माइनर मिनट्स ज़्यादा मात्रा में होते थे, ज्वार भी होती थी। कुछ सालों में मक्का की जो अच्छे हाइब्रिड्स आए, उनकी उत्पादकता को देखते हुए किसान भाइयों का रुख मक्का फसल में ज़्यादा हुआ। जैसा कि पिछले साल मक्के के फसल में बहुत अच्छी रेट मिली और उस रेट के कारण भी किसानों का रुझान इसमें बढ़ा है और इस साल मक्का हमारे ज़िले में 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में लगी है। साथ ही अच्छे रेट मिलने से यहाँ की मंडियों में लगभग 7 लाख मीट्रिक टन का खरीदी होती है और उसके बाद फिर वो मक्का दूसरे स्टेटों में जाता है। इससे किसानों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ और इसको आगे बढ़ाया इसको। अभी जैसे वर्तमान में आप बता रहे हैं कि 3 लाख हेक्टेयर में इसकी पैदावार हो रही है, तो ऐसी कौन सी खास किस्म की फसलें यहाँ के किसान ले रहे हैं और उनकी पैदावार की स्थिति क्या है। मतलब प्रति हेक्टेयर अगर हम मान से देखें तो कितना उपज आ रही है। वर्तमान में यहाँ पर इस ज़िले में 95% जो है मक्का, हाइब्रिड मक्का का उपयोग डिफरेंट कंपनियों के मक्के के बीच किसान लगा रहे हैं और उनकी बहुत ही अच्छी उत्पादकता है। लगभग हम यहाँ 20 कुंटल प्रति एकड़ से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ मक्का फसल किसान ले रहे हैं और औसत रूप से 1800-2000 रुपये का रेट किसानों को मिल रहा है, मॉडल रेट। इस प्रकार किसानों को प्रति एकड़ काफ़ी अच्छी प्रॉफिट प्राप्त हो रही है। यहाँ छिंदवाड़ा में जो आप मक्का की ये ज़बरदस्त फसल में तैयारी होती है, पैदावार भी अच्छी हो रही है, इसकी मार्केटिंग की स्थिति क्या है। अभी मार्केटिंग के लिए मुख्य रूप से जो है वो मंडी पे ही किसान निर्भर हैं। मंडी पे जाता है, मंडियों में यदि रेट अच्छे हैं तो किसान को प्रॉफिट उस साल ज़्यादा मिल जाता है, जैसा हमको पिछले साल मिला। कभी कभी ऐसा भी हुआ पिछले साल से जो पिछले साल रहे हैं उसके पिछले के सालों में कि रेट्स उतने अच्छे नहीं मिले तो किसानों को प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट अच्छा होने से और ये मंडी में रेट अच्छे होने से किसानों को प्रॉफिट हुआ है। साथ में चूँकि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट पे अभी काम चल रहा है, यहाँ 2 यूनिट आ रही हैं, यदि वो यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी तो किसानों को और अच्छे रेट मिलेंगे, ऐसी संभावना है। अभी जैसे किसानों को मक्का की फसल ले रहे हैं वैसे तो वो, लेकिन विभाग की तरफ से उनको जागरूक करने, कुछ बेहतर फसलें लगाने और कुछ सावधानी बरतने को लेकर कोई कार्यक्रम आपकी तरफ चलाए जा रहे हैं, कोई जागरूकता कार्यक्रम, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभाग के द्वारा लगातार साल भर अलग अलग माध्यमों से किसान पाठशाला, किसान चौपाल, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोजर विजिट, इस अनेक माध्यमों से हम किसानों को गांव में जाकर हमारे फील्ड स्टाफ जागरूक कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गण और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सौभाग्य से यहाँ पर मक्का अनुसंधान केंद्र, आंचलिक अनुसंधान केंद्र है, जहाँ के वैज्ञानिक वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं और इस पे वो सारी तकनीकी जानकारी हम किसानों को समय समय पर देते हैं। इससे भी किसान जागरूक हुए हैं और आय बढ़ाने में उनके सहायक हुई। फसलों को लेकर एक बड़ी समस्या आती है कि उनमें कीट लग जाते हैं और उसको बचने के लिए ज़्यादातर किसान बहुत हाई इफिशिएंसी वाले कहें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे बचाव सामान्य तरीक़ों से कुछ हो सके और कोशिश ये हो कि उनको नुकसान ज़्यादा ना हो, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख जागरूकता का जो अभियान हमारा चलता है कैंपेन सीजन के पहले, वो जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पर और किसान मेला के माध्यम से, उसमें हम किसानों को जागरूक करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज कब यूज करना है, कौन से पेस्टिसाइड का यूज कब करना है। हमारा यही जो वैज्ञानिक सलाह रहती है उस सलाह को हम किसानों तक पहुंचाते हैं और उस सलाह के अनुसार किसान उपयोग कर रहा है। इसीलिए किसानों को अभी पिछले सालों में जो देखने को मिला है, कीट व्याधि का प्रकोप काफ़ी कम हुआ है और अच्छी प्रॉफिट हुई। एक सवाल और से जुड़ा हुआ है कि फ़ायदा होने के साथ साथ यहाँ जो रकबा बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ये रकबा कितना बढ़ सकता है और दूसरा उसकी तैयारी को लेकर क्या हो रहा है। अभी हम ये कहना चाहेंगे कि रकबा बढ़ने का सबसे प्रमुख जो संबंध होता है, रिलेशन होता है किसान का,
वो उसकी मार्केटिंग से होता है। यदि किसान को रेट अच्छे मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी 1 साल में ही देखा कि पिछले साल अच्छे रेट मिलने के कारण किसानों का रुझान मक्का पे और ज़्यादा बढ़ा और एरिया हमारा लगभग 40 से 50 हज़ार हेक्टेयर बढ़ा है इस खरीफ में। आगे जैसे हम आपको बताएं हैं कि एथेनॉल की और 1-2 यूनिट यहाँ आने वाली हैं, जिससे उनके रेट्स अच्छे मिलने की संभावना है। यदि वो मार्केटिंग की सुविधा हो जाएगी और किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे तो किसान मक्के पर और ज़्यादा कन्वर्ट होगा उन फसलों को छोड़ के जिनसे कि अपेक्षाकृत कम लाभ हो रहा। ये तो हुई मक्का की बात। अब छिंदवाड़ा ज़िले में मोटे धान फसलों की भी बहुत ज़बरदस्त पैदावार हो रही है और उसमें भी बड़ा परिवर्तन आया है। तो आप बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी मोटी मोटी फसलें हैं जिनमें बहुत अच्छी पैदावार हो रही है और किसान अच्छा कमा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा ज़िला हमारा प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध ज़िला है। फसलों की बहुत विविधता है। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में शायद ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ इतनी फसलें हैं। जहाँ तक बात धान की रही, हमारा ज़िले का कुछ बेल्ट ऐसा है जहाँ पर ये धान और मोटी धान हो रही हैं। धान सिर्फ उस एरिया में ही किसान ले रहे हैं जहाँ पर थोड़ा लो लैंड है और जहाँ पानी रुकता है। स्पेशली हमारा तामिया बेल्ट है, तामिया ब्लॉक में, या कुछ चौरई का बेल्ट है और अमरवाड़ा का। मोटी धान पे जो रुझान किसानों का ये है, चूँकि शासकीय खरीदी होती है और शासकीय खरीदी से उनको शासन द्वारा निर्धारित रेट मिल जाते हैं और उत्पादकता भी अच्छी मिल रही है, इसलिए किसानों का रुझान हाइब्रिड धान पे थोड़ा सा बढ़ा है। और लेकिन वो एक सीमित एरिया में ही है, 30,000 हेक्टेयर में हो रही है। इसके साथ साथ ज़िले की, चूँकि ज़िला ये प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है और यहाँ पर मक्का हमारी प्रमुख फसल है, उसके साथ में यहाँ पर कपास 50-55 हज़ार हेक्टेयर पे हो रही है, साथ में लगभग 40-45 हज़ार हेक्टेयर में तुअर हो रही है। और इसके अलावा कोदो कुटकी जो माइनर मिनट्स है, ये इस ज़िले की पहचान रही है। ये जो कोदो कुटकी है हमारे ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी समय से हमारे किसान भाई लगाते रहे हैं और अभी भी शासन का इसमें बहुत ही रुझान है। और माइनर मिनट पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर विजिट करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे हैं। और इस फसल को जो उनकी मूल पहचान है वो यहाँ के किसानों की और वहाँ की मिट्टी के और परिस्थिति के अनुरूप है और उसकी अच्छी वैल्यू एडिशन के लिए हम लोगों ने कुछ मार्केटिंग की व्यवस्था कराई है। जो कोदो कुटकी की पैदावार है, अभी लोगों के बीच में भी जागरूकता आई है और उनको लेकर के वो न्यूट्रिशंस पावर ज़्यादा हैं, तो लोगों को लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। क्या विभाग की तरफ से अपने क्षेत्र के किसानों को बढ़ावा देने के लिए और इन फसलों को और ज़्यादा करवाने के लिए कुछ किया जा रहा है? जी, शासन का जैसा प्रयास है, शासन के निर्देश हैं, उसी निर्देश के पालन में छिंदवाड़ा ज़िले में भी माइनर मिनट्स, जैसा हमने बताया आपको, कोदो कुटकी, ये इस ज़िले की पहचान रही है। पहले से हमारे आदिवासी किसान भाई इसको करते आ रहे थे उस क्षेत्र में। अभी उसके लिए हमने माइनर मिनट का जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उसके तहत किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी जानकारी, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपोजर विजिट और साथ में उनके यहाँ जो फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किस ढंग से करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके साथ साथ उसकी वैल्यू एडिशन पे अभी हमने काम किया है। कुछ एनजीओज के माध्यम से उसको हम उसके प्रोड्यूस को यहाँ तैयार करके और बाहर तक भेज रहे हैं, उससे अच्छी वैल्यू किसानों को मिल रही है। कोदो कुटकी और ये समा है या रागी है, इसकी फसल को पैदा करने के लिए क्या है, परंपरागत तरीके पहले ज़्यादातर रहे हैं, आदिवासी बेल्ट है यहाँ पर, तो उन लोगों के पास में अपने कुछ तरीके हैं बोनी करने के, खेती करने के, उनमें क्या बदलाव आया? उनमें से जो कुछ उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त उन्नत यंत्र हो सकते हैं, वो दुफन है, तिफन है, चूँकि ये खेती मुख्यतः आदिवासी बेल्ट में हो रही और आदिवासी बेल्ट में किसानों का सिर्फ ये है वो यंत्र यूज करते हैं जो उनके एनरुलेटिंग ज़मीन के लिए काम आए। उन यंत्रों को हमने प्रमोट किया अनुदान पे और किसानों ने उसको अपनाया है, उससे उनकी पैदावार बढ़ी है। माइनर मिलट को लेके अभी प्रदेश भर में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार भी चाह रही है कि आदिवासी बेल्ट हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ माइनर मिलट पर काम किया जाए ताकि उनकी आजीविका के साधन भी बेहतर हों और उनको उपज भी अच्छी मिल सके। यहाँ की अगर स्थिति में हम बात करें तो इस तरफ क्या हो रहा है? देखिए, जैसा कि हमने देखा है जब से पिछले 2 सालों से कोरोना का प्रभाव रहा है, तो इसको देखते हुए आम पब्लिक का भी रुझान जो है इसके प्रति जो माइनर मिनट से बहुत बढ़ा है। उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले और अच्छा खाने को मिले और इस कारण से आप देख पा रहे होंगे कि सब जगह इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण शासन का भी प्रयास है। और हमारे ज़िले में स्पेशली हम जो है माइनर मिनट्स का जो हमारा बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट, हर्रई, तामिया, अमरवाड़ा और जुन्नार देव, जहाँ पर परंपरागत रूप से लोग लगा रहे थे इस फसल को, वहाँ पर हमने प्रयास किया है उन किसानों को उन्नत तकनीक, उन्नत बीज
और उन्नत कृषि यंत्र सबके माध्यम से कि वो उसको अपनाएं। उसके साथ में मार्केटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि पहले किसान उसको मंडी में एक यहीं बेचता था, उसको विभिन्न ग्रुप के माध्यम से हम जो आदिवासी महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं या पीओज हैं उनके माध्यम से उसकी वैल्यू एडिशन करा रहे हैं और किसानों को इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा। मार्केटिंग एक बड़ी समस्या रही है, बहुत अच्छी उपज होती है, सब कुछ होती है, लेकिन क्या होता है कि किसानों के साथ एक बड़ी समस्या आती है कि वो बाज़ार उनको नहीं मिल पाता। तो ये जो मोटे धान्य फसलें हम कहते हैं कोदो कुटकी के लिए मार्केटिंग की स्थिति क्या है? मार्केटिंग में अभी तो परंपरागत रूप से हो रहा था, पिछले कुछ सालों से यहाँ जो ये पीओज हैं और एनजीओज हैं इनके माध्यम से हमने प्रयास चालू किया, प्रशासन ने और विभाग ने, और तामिया में हमारे जो 4 ग्रुप बने हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन करके वो अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी पैकिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग, और यहाँ से भोपाल के डीबी माल तक वो चीज़ जा रही है। और ज़िले में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की स्थिति में वही प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं कि हमको कोदो कुटकी मिल जाए और अच्छे रेट उनको प्राप्त हो रहे हैं। ये चर्चा भी जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले के उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह जी से। जैसी हमारी बात हो रही थी कि कोदो कुटकी की मार्केटिंग को लेकर, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए और जो शहरों का अभिजात्य वर्ग है उस तक इसकी पहुंच बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे आदिवासी किसान भाई कोदो कुटकी लगा रहे हैं, पहले उनकी मार्केटिंग की सुविधा नहीं थी, मंडी में या कि लोकल में ही बेचना पड़ता था। अभी प्रशासन ने और विभाग ने प्रयास करके कुछ जो हमारे एफपीओज बनाए हैं और एनजीओज, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उन एनजीओज ने काम चालू किया है। उनके द्वारा ऑलरेडी उनकी मार्केटिंग के लिए पैकेजिंग और ये मार्केटिंग की जा रही है। उसको न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि हमने नागपुर और भोपाल के जो बड़े मॉल हैं वहाँ से जोड़ा है और उस ग्रुप के ही आदिवासी हमारे किसान भाई बहन वहाँ पर उसको विक्रय के लिए रख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मांग है। मांग इतनी ज़्यादा है कि कई बार हम उसकी पूर्ति यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका एरिया और बढ़ाएं और किसानों को ज़्यादा लाभ दिला पाएँ। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मक्का की कुछ ऐसी फसलें आई हैं जिनकी मार्केट में अलग से एक डिमांड पैदा हो गई है, खासकर स्वीट कॉर्न है, कुछ और उसकी नई किस्में हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, छिंदवाड़ा ज़िले की पहचान ही कॉर्न सिटी के रूप में है और कॉर्न सिटी के रूप में पहचान दिलाने में जितने भी कॉर्न के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मेन मक्का हो जो कि हमारा आम जन में उपयोग में आता है, मंडी में जाता है, चाहे स्वीट कॉर्न हो, बेबी कॉर्न हो, सब प्रकार के मक्का यहाँ उपयोग लगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। स्पेशली स्वीट कॉर्न पे मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले में स्वीट कॉर्न का रकबा तेज़ी से बढ़ा है और किसान भाई हमारे स्वीट कॉर्न से 75 दिन की फसल से वो लगभग 50,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं। और आसपास के जो हमारे लोग हैं, व्यापारी हैं, माल और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं,
वो हमारे किसान भाइयों के यहाँ यहीं खेत पे आके और उसको फसल देख के और उनकी कीमत तय कर लेते हैं कि हम इस खेत का 50,000 रुपये देंगे, इसका 75,000 रुपये देंगे। इससे ये देखने को मिला किसान भाइयों को खेत से ही माल सीधे पहुंच रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है और अच्छी कीमत किसान प्राप्त कर रहा है। विशेष रूप से हमारे अभी जो मैंने देखा और उसमें से गर्मी की फसल, जब खेत पूरे खाली होते किसान भाइयों को उस समय दूसरी फसलें नहीं मिलती, उस समय हमारे ज़िले के किसान लगभग 2000 हेक्टेयर में स्वीट कॉर्न फसल लगाए हैं और जो कि अभी काफ़ी मात्रा में निकल चुकी है और उससे अच्छी कीमत प्राप्त कर रहे हैं। आपने एक फेस्टिवल का भी जिक्र किया था कि कॉर्न फेस्टिवल है, वो क्या हुआ और उसके क्या लाभ किसानों तक पहुँचे, उसका परिणाम क्या रहे? छिंदवाड़ा जैसा मैंने बताया कि ये कॉर्न सिटी के रूप में मशहूर है, प्रसिद्ध है। यहाँ मक्के के सारे प्रोडक्ट होते हैं। जो कॉर्न फेस्टिवल हुआ उसमें मक्के के जितने प्रोडक्ट हैं, आसपास के ज़िले के और आसपास के जितने भी मक्के से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नेशनल स्तर से लोग यहाँ आए। ये देखा कि मक्के के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ मक्का नॉर्मल खाने में यूज ना होके उसके अलग अलग जो व्यंजन हैं उन सब पे कैसे उपयोग किया जा सकता है, उसको एक तरीके से आम पब्लिक को भी दिखाया गया, बताया गया और उसका इफेक्ट ये हुआ कि मक्के का एरिया भी बढ़ा, मक्के की दूसरी वैरायटीज़ भी बढ़ी जैसे स्वीट कॉर्न, और साथ में मक्के किसानों को इससे काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। इस प्रकार से वो काफ़ी किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहा। मक्का की चर्चा के बाद एक और फसल है जो मोटे धान्य फसलों में ही शामिल है और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सिंह साहब ये बताएं कि जगनी की फसल जो यहाँ पैदा होती है वो कुछ खास है, वो क्या है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि छिंदवाड़ा ज़िला हमारा, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि ये प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और बहुत विविधता लिए हुए ज़िला है। यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो सोयल की परिस्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 11 ब्लॉक हैं और ये हमारे इस 11 ब्लॉकों में से जो जुन्नार देव ब्लॉक है और तामिया जुन्नार देव आदिवासी बेल्ट है, वहाँ बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि जहाँ दूसरी फसलें नहीं हो सकती। वहाँ पर किसान भाइयों ने, आदिवासी किसान भाइयों ने जगनी जो राम तिल फसल हमारी होती है उसको अपनाया, नाइजर को, और उस क्षेत्र में जहाँ दूसरी फसलें नहीं हो सकती वहाँ पर राम तिल से किसान भाई बहुत ही कम खर्चे में, मात्र 2 किलो बीज लगता है प्रति एकड़ में, और बहुत अच्छी फसल मतलब प्राप्त करके इनकम प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से किसान को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। वहाँ से राम तिल का अच्छा है। ज़िले में लगभग 5000 हेक्टेयर का एरिया ऐसा है हमारा जिससे कि राम तिल लोग ले रहे हैं। अभी हमने ये स्टार्ट किया है कि राम तिल से जैसे तेल उसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसके लिए कुछ लोकल स्तर पर यहाँ स्टार्ट कराया है कि उसका तेल निकाल रहे हैं लोकल और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी काफ़ी अच्छी मांग है। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किसानों को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की जगनी की फसल पैदा कर, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, कम क्षेत्र में पैदा होती है, तो वो ज़्यादा बढ़े आगे, उसके लिए क्या हो रहा है? जी, इसके लिए शासन के जैसा निर्देश हैं कि दलहन तिलहन को हमको बढ़ावा देना है। तिलहन मिशन के अंतर्गत हम इनको किसान भाइयों को उन्नत किस्म के बीज और पूरी तकनीकी जानकारी, ट्रेनिंग है, विजिट है करा के और बता रहे हैं। यहाँ अनुसंधान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बहुत अच्छी किस्म की किस्में निकली हैं जिनका बीज हम किसान भाइयों को दे के, तकनीकी जानकारी दे के और उससे कैसे ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में विभाग ने काफ़ी प्रयास किया है। तो ये थी हमारी कृषि उप संचालक जितेंद्र सिंह जी से बातचीत। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए लाभकारी साबित होगी, खासकर उन जिलों के लिए जो छिंदवाड़ा से लगे हुए हैं और वहाँ मक्का की फसल लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। आइए देखते हैं खबरें। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है खबरें खेती की में। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च, 3 लाख तक कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 135 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली का गेरुई रोग और अश्वगंधा से लाभ कमाएं। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च देश के पशुधन के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक इंड लॉन्च की।
ये वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के सहयोग से बनाई है। श्री तोमर ने इस वैक्सीन को लंपी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है। श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत ये वैक्सीन विकसित करके एक और नया आयाम स्थापित किया गया है। उन्होंने अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दी, जिनके प्रयासों से लंपी रोग टीके को विकसित किया गया। 2019 में जब से ये बीमारी भारत में आई, तब से ही संस्थान वैक्सीन विकसित करने में जुटे थे। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% वार्षिक की दर से ब्याज सहायता बहाल करने का निर्णय किया है। ये निर्णय 3 वर्ष तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज सबवेंशन यानी ब्याज सहायता योजना को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैंकों और कृषि कर्ज देने वाली संस्थाओं को लघु अवधि के कृषि कर्ज पर सरकार की ओर से 1.5% तक की ब्याज सहायता देने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक खरीफ बुआई 135 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 92% है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 134 लाख हेक्टेयर में हो गई थी। अब तक प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 50 लाख हेक्टेयर में हुई, जो लक्ष्य के विरुद्ध 92% है। वहीं धान की बुआई 28.27 लाख हेक्टेयर में हो गई है। मक्का, उड़द, मूंग की बुआई लक्ष्य को पार कर गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 135.48 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 50 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि 54.42 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 28.27 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि लक्ष्य 34.71 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 15.90 लाख हेक्टेयर, तुअर 4.06 लाख हेक्टेयर, उड़द 16.33 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 4.41 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.99 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली की खेती मुख्य रूप से रेतीली एवं कछारी भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तक तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली के गेरुई रोग से लगभग 15 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। ये रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मूंगफली के इस रोग से पत्तियों के प्रभावित भाग की बाह्य त्वचा फटने लगती है। ये रोग उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं और फलियों के दाने चपटे व विकृत हो जाते हैं। वैसे तो इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर अधिकतर लाल रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और ये धब्बे बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं, जिस कारण पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग रहित प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। मूंगफली के बीज को कवकनाशी थिरम या कैप्टॉन से 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए फसल पर बाबिस्टीन का 0.05% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अश्वगंधा समस्त भारत में पाया जाता है। यह औषधीय पौधा है। यदि इसके ताज़े पत्ते तथा जड़ को मसलकर सूंघें तो इनसे घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है। इसी कारण से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। पत्ते हल्के हरे रंग के सफ़ेद रोएदार तथा अंडाकार होते हैं। फूल पत्र कोण से निकलकर शाखाओं के अग्रभाग पर दिसंबर से मार्च तक आते हैं। फल गोलाकार तथा रस भरी के समान होते हैं। फल के अंदर असंख्य बीज होते हैं। इसकी जड़ मूली की तरह लेकिन पतली होती है। अश्वगंधा की प्रमुख किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 किस्में मुख्य हैं। अश्वगंधा की बुआई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, जबकि 1-2 बार वर्षा हो जाती है तथा खेत की ज़मीन अच्छी तरह से संतृप्त हो जाए तभी बुआई करनी चाहिए। सिंचित अवस्था में उसकी बिजाई सितंबर के महीने में भी कर सकते हैं। अगर बिजाई छिटक कर की जाती है तो लगभग 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है।
लाइनों में बिजाई करने से बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी में बुआई करने के लिए 2 किलो बीज प्रति एकड़ काफ़ी होता है। बीजों को बोने से पहले नीम के पत्तों के काढ़े से उसे उपचारित करें, जिससे फफूंदी आदि से हानि न होने पाए। अश्वगंधा अच्छी फसल के लिए कतार से कतार का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे का 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद मिला दें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।